हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी स्टॉर्म चैनल पर प्रस्तुत एक कहानी को लेकर, जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक दूसरी दुनिया से आया दानव का बच्चा बड़ा होकर अंधेरे की ताकतों के खिलाफ रक्षक बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंत समय से, जहां दिखाया जाता है कि स्कॉटलैंड के एक टापू पर ही यूएन सेना पहुंच जाती है, जिसमें एक प्रोफेसर ट्रेवर ब्रूम भी होते हैं, जो उस टुकड़ी को बताते हैं कि यहां पर हमारी दुनिया तथा नरक के द्वार मिलते हैं। पर उनकी कहीं बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और जैसे ही वह आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जो कि हिटलर की सेना के हैं, वह नरक के द्वार को खोलकर उसमें से तबाही के देवताओं को इस दुनिया में लाना चाहते हैं ताकि हिटलर को जिताया जा सके। इन्हीं में से एक का नाम होता है ग्रेगोरी, तथा उसके साथ ही होते हैं कार्ल और इल्सा। कार्ल ने ही नरक के द्वार को खोलने के लिए एक यंत्र बनाया होता है, जिससे वह नरक के द्वार को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन तभी यूएन की सेना की टुकड़ी उन पर हमला कर देती है, और इसी दौरान प्रोफेसर ब्रूम बॉम्ब फेंककर नरक के द्वार को बंद कर देते हैं। और जैसे ही नरक का द्वार बंद होता है, ग्रेगोरी उसमें कैद हो जाता है। यूएन की सेना की टुकड़ी को भारी पड़ता देख कार्ल व इल्सा वहां से भाग जाते हैं, और बाकी के जवानों को यूएन की सेना मार गिराती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि प्रोफेसर ब्रूम अपनी टुकड़ी के एक अधिकारी से कहते हैं कि नरक का दरवाजा कुछ देर के लिए खुला था, और हो सकता है इस दौरान उस नरक की दुनिया से कोई इस दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। तभी उन्हें वहां दूसरी दुनिया से आया एक लाल रंग का बच्चा दिखता है, जिसका एक हाथ बहुत बड़ा होता है। उन्हीं में से एक उस बच्चे पर फायर कर देता है, और प्रोफेसर उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। प्रोफेसर बच्चे का नाम रखते हैं हेल बॉय। और इसके बाद कहानी पहुंच जाती है 60 साल आगे, जहां दिखाया जाता है कि कार्ल और इल्सा एक आदमी को लेकर किसी अनजान जगह पहुंचे हैं, जहां वह उसे मार देते हैं, और उसके रक्त से एक चक्र भर जाता है, जिससे उनका साथी ग्रेगोरी, जो कि पहले नरक के द्वार में कैद हो गया था, वापस इस दुनिया में लौट आता है। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर ब्रूम को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और वह एक यूएस एजेंसी ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च में प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने वहां एक प्रतिभाशाली और संवेदनशील एजेंट जॉन मायर्स को नए साथी के रूप में चुना होता है, जिसे वह सबसे पहले अपने रिसर्च सेंटर में एब सेपियन से मिलवाते हैं। यह एक एलियन होता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, और उसकी खासियत होती है कि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। उसके बाद वह उसे एजेंट क्ले से मिलाते हैं, और एजेंट के साथ उसे जाने को कहते हैं। एजेंट क्ले जॉन को हेलबॉय के कमरे में ले जाता है, जहां जॉन हेलबॉय को देखकर हैरान हो जाता है, और उसे यकीन ही नहीं होता कि वह उसे सच में देख रहा है, क्योंकि इससे पहले उसने उसके बारे में बस सुना होता है। हालांकि हेलबॉय की उम्र अब 60 साल है, लेकिन इंसानों के मुकाबले उसकी उम्र कम बढ़ने के कारण अभी वह 25 साल का ही लगता है। हेलबॉय एजेंट क्ले से पूछता है कि यह कौन है, तो एजेंट के उसे बताता है कि यह तुम्हारा नया साथी है। और तभी वहां एक अलार्म बजता है, जिसके बाद हेलबॉय, जॉन और बाकी के कुछ एजेंट एक म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां एक अजीब सा प्राणी होता है जो कि लोगों को मार रहा होता है। हेलबॉय उस अजीब से प्राणी को मार देता है और बाहर आ जाता है। तभी एब सेपियन उसे बताता है कि यह प्राणी मरकर भी दोबारा फिर 2 रूप में जिंदा हो जाता है, जिसके बाद हेलबॉय दोबारा से जाकर उस जिंदा हुए क्रिएचर से लड़ता है और उसे मारकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां प्रोफेसर ब्रूम और उनकी टीम आ जाती है, और वहां एब सेपियन को दिखाया जाता है, जो कि वहां पड़ी चीजों से पता लगाता है कि वहां ग्रेगोरी और उसके साथी आए थे, जो नर्क के देवताओं को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। और जिस क्रीचर सैमुएल को हेलबॉय ने वहां मारा होता है, उसे भी ग्रेगोरी ही इस दुनिया में लाया था। यह देखकर प्रोफेसर बहुत निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेलबॉय एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, जहां वो लिज से मिलता है। लिज उन्हीं की टीम की एक साथी है, जिसमें एक अनोखी शक्ति थी, जिससे वह अपने अंदर से आग पैदा कर सकती थी। लेकिन लिज की इस ताकत पर उसका कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से वह पहले ही बाहर बहुत नुकसान कर चुकी होती है, और उसके बाद ही उसे यहां इस मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। हेलबॉय लिज को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन लिज उसे यह कहकर मना कर देती है कि हालांकि उसे वहां रहना पसंद नहीं है, पर जब से वह वहां है उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं, और वह अब आग पर काबू पाना भी सीख रही है। तभी उनकी टीम के मेंबर्स वहां आ जाते हैं और हेलबॉय को वहां से रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं, जहां एब सेपियन देखता है कि लड़ाई के दौरान हेलबॉय के बाजू में हुए एक घाव में उस क्रीचर सैमुएल के अंडे मौजूद हैं। ये अंडे हेलबॉय के उस घाव में लगे ढंग से आए होते हैं। एब सेपियन बताता है कि यह अंडे रोशनी और गर्मी को सहन नहीं कर सकते हैं, और इन अंडों में से क्रीचर्स को पैदा होने के लिए नमी और अंधेरे की जरूरत होती है, क्योंकि हेलबॉय ने उस क्रीचर सैमुएल को एक टनल में मारा होता है, और वहां का माहौल उन अंडों में से क्रीचर्स के पैदा होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है।
इसलिए प्रोफेसर ब्रूम हेलबॉय और उसकी टीम को उस टनल में जाकर सभी अंडों को नष्ट करने के लिए कहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि हेलबॉय और उसकी टीम के एजेंट टनल में पहुंच जाते हैं और एप सेपियन वहां पानी में जाकर देखता है कि उस क्रिएचर ने वहां पानी में बहुत सारे अंडे दिए होते हैं और जैसे ही वह उनमें से कुछ अंडों को कलेक्ट करने लगता है वहां एक क्रीचर आ जाता है और एप सेपियन को मारने लगता है, लेकिन एप सेपियन उससे बचकर बाहर आ जाता है। वहीं बाहर भी एक क्रीचर होता है जो 2 एजेंट्स को मार डालता है और तभी वहां हेलबॉय आ जाता है, जिसके बाद उस क्रिएचर और हेलबॉय के बीच बहुत भयंकर फाइट होती है और हेलबॉय उसे मार डालता है। दूसरी तरफ कार्ल एक एजेंट को मार देता है और उसी के साथ गिरकर नीचे लेट जाता है, जिससे कि हेलबॉय उसे मरा हुआ समझे, और होता भी ऐसा ही है। अभी हेलबॉय बहुत बुरी तरह इंजर्ड होता है, जो कि देखता है कि उसके बहुत से साथी मारे जा चुके हैं। यदि इन क्रीचर्स को अभी नहीं रोका गया तो यह बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे और फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रूम लिज को रिसर्च सेंटर में वापस ले आए हैं, जहां वह पहले काम करती थी। यह देखकर हेलबॉय बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी खुशी छुपा नहीं पाता, क्योंकि वह लिज को बहुत चाहता था, लेकिन उसने इस बात का इजहार अभी तक नहीं किया होता। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर ब्रूम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लैब में कार्ल की बॉडी का अध्ययन कर रहा होता है। हालांकि हमें पता है कार्ल मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। प्रोफेसर देखते हैं कि कार्ल का शरीर एक मशीन होता है और वो इंसान नहीं है। जैसे ही प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं, कार्ल उठ जाता है और नीचे आ जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर पूछते हैं कि उसका मालिक कहां है। तभी हमें ग्रिगोरी को दिखाया जाता है, जो प्रोफेसर को बोलता है कि यदि उसने हेलबॉय को 60 साल पहले ही, जब वह मिला था, खत्म कर दिया होता तो आज यह सब नहीं हो रहा होता। ग्रिगोरी प्रोफेसर को भ्रम में डालने के लिए प्रोफेसर ब्रूम के सर पर हाथ रखता है और उसे को एक विजन दिखाता है, जिसमें कि हेलबॉय के सींग बहुत बढ़ गए होते हैं और सब जगह तबाही का मंजर दिखता है। यह सब देखने पर भी जब प्रोफेसर का विश्वास हेलबॉय पर से नहीं डगमगाता तो ग्रिगोरी प्रोफेसर को कार्ल के हाथों मरवा देते हैं। हेलबॉय को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है, वो तुरंत वहां आ जाता है और अपने पिता प्रोफेसर ब्रूम को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर ब्रूम के अलावा इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं होता। वहीं वो प्रोफेसर द्वारा लिखे एक नोट को देखता है, जिसमें किसी जगह का जिक्र होता है। आगे हम देखते हैं कि हेलबॉय अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। यह पूरी जगह बर्फ की चादर से ढकी हुई होती है। अंदर जाकर उनके सामने कार्ल आ जाता है और यह वही होता है जिसने प्रोफेसर ब्रूम को मारा होता है। हेलबॉय को भी पता होता है कि उसी ने उसके पिता प्रोफेसर ब्रूम की हत्या की है और हेलबॉय उसे बुरी तरह मार देता है। इस दौरान हेलबॉय के साथी उसे से बिछड़ जाते हैं और वह उन क्रीचर्स के मेन अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे क्रीचर्स और उनके अंडे होते हैं। क्रीचर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हेलबॉय भी वहां आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि काफी ज्यादा क्रीचर्स एक साथ हेलबॉय पर हमला कर देते हैं। क्रीचर्स को हेलबॉय पर हावी होता देख लिज एजेंट जॉन को उसे थप्पड़ मारने को कहती है, ताकि उसे गुस्सा आए और वह आग पैदा कर सके। जॉन जैसे ही लिज को मारना शुरू करता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। एजेंट जॉन वहां से जाकर पत्थरों के पीछे छिप जाता है और लिज अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर वहां एक आग का बवंडर ले आती है, जिससे वहां मौजूद सारे क्रीचर्स व उनके अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद लिज और हेलबॉय दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश। और आगे हम देखते हैं कि हेलबॉय को होश आने पर वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। उसके सामने ग्रिगोरी और उसकी साथी इल्सा होती है, जिन्होंने एजेंट जॉन को बंदी बना लिया होता है, और लिज वहीं बेसुध होकर पड़ी होती है। ग्रिगोरी वहां दूसरी दुनिया यानी नरक के द्वार को खोलने की तैयारी में होता है, क्योंकि आज अमावस की रात थी और इसी दिन उस नरक के द्वार को खोला जा सकता था। तभी ग्रिगोरी हेलबॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसका यह हाथ इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि उसका यह हाथ उस नरक के दरवाजे को खोलने की चाबी होती है। ग्रिगोरी हेलबॉय को उस नरक के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, जिस पर है वो ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। तभी ग्रिगोरी उसे कहता है कि क्या वो यह लिज की आत्मा के बदले में भी नहीं करेगा, और वह लिज के पास जाकर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है। हेलबॉय अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो ग्रिगोरी उसे कहता है कि इन बेड़ियों के तोलों को खोलने के लिए तुम्हें अपना असली नाम बोलना पड़ेगा। तभी हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है और उसकी बेड़ियां खुल जाती हैं और हेलबॉय के सर पर सींग पूरी तरह उग जाते हैं। वो उस दरवाजे के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का रास्ता था। जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है, तब एक तेज रोशनी चांद को जाकर छूती है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एजेंट जॉन हेलबॉय को उसके पिता प्रोफेसर ब्रूम के बारे में याद दिलाता है और उनका दिया क्रॉस उसकी तरफ फेंकता है, और ऐसा करते ही हेलबॉय को अपने पिता तथा अपने बारे में सब याद आ जाता है और वो अपने हाथों से ही अपने दोनों सींग तोड़ देता है और अपने उसी एक सींग से ग्रिगोरी को मार देता है। ऐसा करते ही नर्क का खुला द्वार बंद हो जाता है और ग्रिगोरी के अंदर से एक खतरनाक क्रीचर निकलता है और सबसे पहले ग्रिगोरी की साथी इल्सा को मार देता है
और फिर हेल बॉय पर हमला करता है। क्योंकि यह क्रीचर बहुत ही बड़ा होता है तो हेल बॉय को भी इसका सामना करने में परेशानी आ रही होती है। तभी हेल बॉय लड़ते लड़ते बॉम्ब से लदी अपनी एक बेल्ट उठा लेता है और उस क्रीचर को निगलने देता है। और जैसे ही वह दानव हेल बॉय को निगलता है, उसके पेट में पहुंचते ही हेल बॉय सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और इस तरह वह उस विशालकाय दानव का अंत कर देता है। हेल बॉय अपने साथी एजेंट जॉन तथा लाइजा के पास आता है। लाइजा अभी भी बेहोश थी। हेल बॉय उसके कान में कहता है कि मैं क्यों नहीं समझ पाया कि तुम तो मेरी ही थी। इतना कहते ही लाइजा को होश आ जाता है और वो हेल बॉय के गले लग जाती है। इस तरह इस कहानी के अंत में अच्छाई की बुराई पर जीत होती है और हमें पता चलता है कि दानव कोई अपने बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपने विचारों, अपनी सोच से बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए भविष्य में भी ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहें।